मॉर्फोजेनेसिस, अब तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं दोस्तों, मैं वापस कि लिंक ना टूटे, कि ग्रोथ के बारे में बात कर चुके हैं हम। ग्रोथ के बाद हम बात कर चुके हैं कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट के बाद हम बात कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। कमिटमेंट हो गया तो अब डिफरेंशिएशन भी हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन के बाद आज हम बात कर रहे हैं अब मॉर्फोजेनेसिस के बारे में। तो मॉर्फोजेनेसिस से पहले स्टेप आएगा पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, और फाइनली उसके बाद आएगा मॉर्फोजेनेसिस, मतलब कोई ऑर्गन बनेगा। तो अभी हम यहां पर पहुंच चुके हैं। हाँ, विंडो वाला भी ऑप्टिमाइज करेंगे बेटा सब। सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कोई 3D फॉर्म का बनाना, क्रिएशन ऑफ अ 3D फॉर्म। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग द मल्टीसेलुलर बॉडी या ऑर्गन, है ना। जैसे बॉटनी वालों के हिसाब से फ्रूट का बनना, फ्लावर का बनना, और जूलॉजी वालों के हिसाब से आईज का बनना, फिंगर्स का बनना, लिम्ब का बनना। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? मॉर्फोजेनेसिस। किसी भी तरीके की 3D फॉर्म को अज्यूम करना, एक शेप को ऑब्टेन करना, चाहे वो ऑर्गन हो या ऑर्गेनिज्म हो, उसे कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस। पर इससे पहले ये सारी स्टेप की ग्रोथ हुआ, खूब सारे सेल्स बने, ग्रोथ के बाद उनमें से कुछ सेल्स में कमिटमेंट हुआ कि हम तो एक्टोडर्म वाली लाइन में जाएंगे, हम मेसोडर्म वाली लाइन में जाएंगे। फिर उनमें वो एक्टोडर्म वाले सेल की तरह काम भी करने लग गए, मेसोडर्म की तरह काम भी करने लग गए, अलग अलग दिखने भी लग गए हैं। अब आगे आएगा पैटर्न फॉर्मेशन, कि वो जो दिखने वाले सेल है वो अपनी अपनी जगह लेते हैं और फिर मिलजुल कर एक 3D फॉर्म बनाते हैं, 3D शेप बनाते हैं, और जैसे ही 3D शेप बनेगा तो उसे कहा जाएगा मॉर्फोजेनेसिस। ओके, चलो नाउ अब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पैटर्न फॉर्मेशन, फिर होगी मॉर्फोजेनेसिस। कल टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगी, सुबह 8 बजे क्लास होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब है कि एक बार सेल डिफरेंशिएट हो गए कि भाई मैं एक्टोडर्म वाले सेल हैं या हम मेसोडर्म बनाएंगे, और उस तरीके के सेल में वो कन्वर्ट भी हो चुके हैं। पर अभी एक्टोडर्म में क्या बनाना है? उसको स्किन बनाना है, या एक्टोडर्म में उसे न्यूरॉन बनाना है, या एक्टोडर्म से उसे हेयर सेल कन्वर्ट होना है, अभी ये तय नहीं है। अभी ये सेल्स, ये तो डिसाइड हो गया है कि वो सपोज एग्जांपल के हिसाब से एक्टोडर्म के सेल है, पर फिर भी वह इक्विवेलेंट है, कुछ भी बना सकते हैं एक्टोडर्म में। और ये एक्टोडर्म के सेल या मेसोडर्म के सेल, मेसोडर्म में भी कई सारी चीजें बन सकती है, मसल्स बन सकती है, और भी कई सारी चीजें, ब्लड बन सकता है, कई सारी चीजें बन सकती है। सो ये प्रोसेस जिसमें इनिशियली इक्विवेलेंट सेल अलग अलग जगह ले लेते हैं एम्ब्रियो के अंदर, और वह इस प्रोसेस को कि वह कहां पर जगह लेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वह क्या कार्य करेगा और आगे चलकर किस तरीके का दिखेगा। तो पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब क्या है? बेसिकली इट इज एन, बहुत और सरल शब्दों में मैं इसको समझाऊं तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ equipotent cells of particular lineage in developing embryo which will decide its structure या its shape and function based
ब्रैकेट में बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। यानी इसका मतलब पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, सेल्स का क्या होना पड़ेगा, एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स का क्या होगा, मूवमेंट, कि भाई देखो तुम इधर खड़े हो जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ, तुम इधर खड़े हो, सबको एक्टोडर्म वाले सेल सब एक साथ आओ, और आधे जवान यहां हो, आधे बीच में खड़े हो, आधे उधर हो, सब अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। पर अभी जब तक और कोई संदेश ना मिले तब तक वह इक्विपोटेंट है कि हम सब एक्टोडर्म बना सकते हैं, या सब हम मीजोडर्म बना सकते हैं, या सब हम एंडोडर्म बना सकते हैं, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। सो व्हाट इज पैटर्न फॉर्मेशन? पैटर्न फॉर्मेशन इज टेकिंग अ पोजीशन इन अ एम्ब्रियो। अभी वह सब एक दूसरे के समान है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर खड़े हैं सेल्स, और उसके आधार पर आगे चलकर यह तय होगा कि वह क्या काम करने वाले हैं और कैसे उनकी शेप होगी। आगे बात करते हैं और समझ में आ जाएगा। तो पैटर्न फॉर्मेशन से के लिए पहली स्टेप है कि तय करना कि खड़ा कहां होना है ना। हमने क्या कहा, पैटर्न फॉर्मेशन के लिए हमने कहा कि चलो अपनी अपनी जगह ले लो, पर जगह कहां पर, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? पहले एम्ब्रियो के एक्सिस को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पैटर्न फॉर्मेशन में स्टेप होती है कि बॉडी की एक्सिस को डिटरमाइन करना, और 3 एक्सिस बॉडी की कौन कौन सी होती है आपको इस तरीके से पता है। पहली एक्सिस होती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर का मतलब हेड वाला हिस्सा, आगे चलकर जो हेड बनाएगा, और पोस्टीरियर का मतलब जो टेल वाला हिस्सा। दूसरा एक्सिस को डिटरमाइन करना है, दैट इज डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सल आपका हो गया पीठ वाला हिस्सा, दैट इज बैक, और वेंट्रल आपका हो गया फ्रंट वाला हिस्सा, यानी मेरा जो ये दिख रहा है आपको वो मान लें वेंट्रल हिस्सा है, और जो मेरा बैक है वह डॉर्सल हिस्सा है। सो हेड इज एंटीरियर, टेल इज पोस्टीरियर। फ्रंट इज द वेंट्रल एंड बैक इज डॉर्सल। एंड तीसरा एक्सिस होती है राइट एंड लेफ्ट। ये जो मैंने पेन पकड़ रखा है दैट इज इन राइट हैंड, और ये वाला हैंड दैट इज अ लेफ्ट हैंड। ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट एक्सिस कौन कौन सी है? राइट, लेफ्ट, डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। यहां तक समझ में आई बात? सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि मेरी इस आंख की क्या पोजीशन है, तो क्या बताओगे? इस वाली आंख की क्या पोजीशन है, तो बताओ तीनों एक्सिस के हिसाब से बताओ, सब कमेंट में। तीनों एक्सिस के फॉर्म में बतानी है। क्या क्या आंसर दिया? तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये सिर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? एंटीरियर। फिर ये फ्रंट की तरह है, आगे की तरफ है, तो इसे क्या कहेंगे? इट इज वेंट्रल साइड। फिर ये राइट साइड में है, यानी कुछ सेल्स को हम माइग्रेट होकर कहां पर चले गए एम्ब्रियो में?
दे हैव मूव टू एंटीरियर वेंट्रल राइट साइड, आगे चलकर वह राइट आई बनाने वाले हैं। तो कुछ सेल ने अपनी जगह ली किधर की तरफ, एंटीरियर वेंट्रल लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट आई बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला कि सेल्स को एम्ब्रियो में अलग अलग जगह ग्रहण कर लेनी है, पोजीशन ले लेनी है। पर ये सारी बातें तो कब हो पाएगी, जब सबसे पहले एक्सिस का डिटर्मिनेशन हो, ये तय हो कि एंटीरियर किधर होगा, पोस्टीरियर किधर होगा, डोर्सल किधर होगा, वेंट्रल किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। कैसे एक्सिस डिटरमाइन होती है, हम डर्मेटोलॉजी में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे तय होता है एंटीरियर एक्सिस बनेगी, कैसे तय होता है पोस्टीरियर एक्सिस बनेगी, कैसे तय होता है कि वेंट्रल बनेगा, कैसे तय होगा कि डोर्सल होगा, कैसे लेफ्ट एक्सिस बनेगी, कैसे राइट एक्सिस बनेगी। ओके, क्लियर। चलो, सो पहला स्टेप है पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर कि एम्ब्रियो के अंदर ये अर्ली स्टेज पर डिसाइड हो जाए कि एंटीरियर हिस्सा कौन सा, पोस्टीरियर हिस्सा कौन सा, डोर्सल कौन सा, वेंट्रल कौन सा, लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा। ये डिटरमाइन हो गया तो अगली स्टेप होती है कि भाई एम्ब्रियो में डिसाइड हो गया डोर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो अब सेल मूव करते हैं। अभी तो कुछ उधर चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ। तो ये जो मूवमेंट होता है इस प्रोसेस को ही हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। वेयर नाउ सेल्स जब डिसाइड हो गई किसको कहां कहां लोकेशंस होती है, तो अब सेल्स को उन जगहों पर भेजना भी जरूरी है। तो आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में कि बॉडी एक्सेस डिटरमाइन हुई, अब सेल का मूवमेंट होना शुरू होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा। उसका नतीजा यह होगा कि अब 3 जर्म लेयर्स बन चुकी होगी। कुछ सेल्स एक्टोडर्म का व्यवहार कर रहे होंगे, कुछ मेसोडर्म का व्यवहार करेंगे और कुछ एंडोडर्म के बारे में। तो यहां पर अब क्या हो चुका है, कमिटमेंट हो चुका है, कमिटमेंट हो चुका है एटलीस्ट कि वह एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है या एंडोडर्म है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन की बात कर लो, फ्रॉग की बात कर लो। अभी तो सिर्फ उनको कहा अपनी अपनी जगह ले लो। तो कुछ बाहर की तरफ उन्होंने जगह ले ली जो आगे चलकर एक्टोडर्म वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कुछ ने बीच वाली जगह ले ली, वह मेसोडर्म का काम कर रहे हैं, कुछ ने ये सबसे इनर मोस्ट लेयर का काम कर रहे हैं, उन्हें एंडोडर्म। तो पूरी बार ब्लू कलर से जो कवरिंग वाले सेल्स हैं वह कमिट हो चुके हैं एक्टोडर्म के लिए। रेड कलर जो जो हमने बता रखा है वह मेसोडर्म के अंदर, और उसके बाद एक हल्की सी येलो कलर की जो लाइन बता रखी है, येलो कलर बता रखा है, वह एंडोडर्म के सेल्स। इन्होंने अपनी जगह ले ली। पर अभी भी एंडोडर्म वाले सेल्स कई तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकता है, मेसोडर्म वाले भी कई सारे स्ट्रक्चर्स बना सकता है, एक्टोडर्म भी एक्टोडर्म में कई तरीके की चीजें बना सकता है। अब एक्टोडर्म में भी ये क्या बनाएगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस पोजीशन पर है। हो सकता है कि यहां पर जो सेल्स हैं वह आगे चलकर एक्टोडर्म में न्यूरॉन बनाए, क्योंकि ये उनको ये वाली जगह मिली, न्यूरल एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो। और हो सकता है कि यहां पर जो मेसोडर्म वाले सेल है उन्हें नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो बाकी को हो सकता है ना मिल पाए। सो सेल्स क्या ले रहे हैं, अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, और वह उनकी क्या पोजीशन होगी वह उनका आगे का भविष्य तय करेगी। क्योंकि हम देख चुके हैं फ्रॉग के केस में कि अर्ली गैस्ट्रुला के सेल को यहां से उठाकर यहां पटक दे तो उनका भविष्य बदल सकता है। तो वो किस जगह पर है, किस जगह पर उन्हें खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
और अगर वो वहीं खड़े रहे तो वह एक निश्चित जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है उस तरीके के सेल, ऑर्गन और टिश्यू में कन्वर्ट होंगे। एक्टोडर्म सेल्स आगे कन्वर्ट हो रहे न्यूरॉन, तो उनके लिए डिफरेंशिएशन शब्द इस्तेमाल करेंगे बेटा। इफ एक्टोडर्म इज फर्दर डिफरेंशिएशन, इनिशियली ऑल द सेल्स दे आर सिमिलर। चलो, तो सबसे पहला हमने कहा कि पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर बॉडी एक्सिस का डिटर्मिनेशन। जो अगला स्टेप है वह है गैस्ट्रुलेशन या मूवमेंट, और उसके बाद अवतार सेल कमिटेड है या नहीं है, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर ये एम्फीबियन का एग्जांपल ले रहे हैं और अर्ली गैस्ट्रुला है तो वो स्पेसिफाइड है पर डिटरमाइंड नहीं है। पर यही एक्सपेरिमेंट आप किसी और ऑर्गेनिज्म जैसे एनिलिड पर कर रहे हैं, मॉलस्क के ऊपर कर रहे हैं, तो अब तक सेल स्पेसिफाइड भी हो चुके होंगे, डिटरमाइन भी हो चुके होंगे। जब तक वो एक समान है तब तक उनको एक पैटर्न में अरेंज कर दो, फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल दे विल डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, चलो आगे और समझ में आ जाएगा। अभी कोई कंक्लूजन क्यों निकाल रहे, एक बार खत्म होने दे इस टॉपिक को, फिर कंक्लूजन करेंगे अपन, शायद सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए हमारे। अब पैटर्न फॉर्मेशन में सारे सेल्स मान लो ये अरेंज हो गए कि भाई चलो हम सारे सेल्स अरेंज हो गए, हमें ये तय है कि हमें ये सारे सेल्स ऐसे अरेंज हो गए यहां पर, और ये भी पता चल गया कि इन सेल्स को हमें जो अरेंज हो चुके हैं इन सभी सेल्स को ये उनको संदेश मिल गया है कि सभी सेल्स को लैग बनाना है। क्या बनाना है? लैग बनाना है। पर लैग में क्या बनाना है? लैग में प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा बनाना है या डिस्टल वाला, या लैग की बजाय मोर लिम्ब बनाना है। चलो ये तय हो गया कि लिम्ब बनाना है। और लिम्ब के अंदर क्या, प्रॉक्सिमल हिस्सा या डिस्टल हिस्सा? इस हिस्से को जो कंधे वाला उसे प्रॉक्सिमल कहा जाता है और जो ऐसे दूर वाला हिस्सा इसे डिस्टल कहा जाता है। क्योंकि प्रॉक्सिमल हिस्सा बनाना है तो हमें यहां पर अलग तरीके की बोन्स और मसल्स बनानी पड़ेगी, बाइसेप्स बनानी पड़ेगी, ट्राइसेप्स बनानी पड़ेगी, ह्यूमरस बनाना पड़ेगा। यहां का स्ट्रक्चर बनाना है आपको तो रेडियस अल्ना बनानी पड़ेगी, अलग तरीके की मसल्स बनानी पड़ेगी। और बिल्कुल ये वाला हिस्सा अगर बनाना है तो वहां पर कुछ अलग तरीके के चीजें बनानी पड़ेगी, डिजिट्स बनाने पड़ेंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अलग तरीके की मसल्स बनानी पड़ेगी। हाँ, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। भाई कहा कि जिन जिनको भी हाथ बनाना है वो एक इस तरीके से अरेंज हो जाओ। ठीक है, अरेंज तो हो गए, पर अरेंज होने के बाद अब क्या बनाना है ये तय कैसे होता है? तो ये तय होने के दो तरीके। एक, सो देयर आर टू जनरल मोड्स ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन की कहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, कहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके दो तरीके। एक, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना। हो सकता है कि इधर की तरफ कोई मॉर्फोजन ज्यादा हो, इधर की तरफ जाते जाते मॉर्फोजन की अमाउंट कम होती जा। नहीं सुष्मिता, डिफरेंशिएशन इज after a pattern formation. Prior to pattern formation, all equipotent cells they are taking a position. अच्छा, उस तुम एरो से कंफर्म हो, यहां से कहीं से गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा इससे
हटा देते हैं यहां से, ठीक है। बीच में तुम शायद इस जगह से सब कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहां से अच्छा इस जगह से हो रहे होंगे। वो तो मैंने कहा हम ग्रोथ पढ़ चुके हैं, हम कमिटमेंट पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे पैटर्न फॉर्मेशन से, शायद यहां से कंफ्यूजन हो रहे होंगे। ये तो मैंने कहा हम ये क्या क्या पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे पैटर्न फॉर्मेशन और मॉर्फोजेनेसिस, इसलिए सबको गड़बड़ हो रही। मैं क्यों एक बार बार क्यों सवाल पूछ रहा है हर बच्चा, ठीक है। तो पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान ही यहां पर लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। पैटर्न फॉर्मेशन भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। चलो ऐसे लिख देते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम कह रहे हैं कि दो जनरल मोड हो सकते हैं पैटर्न फॉर्मेशन के, एक मॉर्फोजन का ग्रेडियंट और दूसरा सीक्वेंशियल इंडक्शन, या जिसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, है ना। एक हो सकता है कि सबको क्लास के अंदर बिठा दो, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, और कहा कि जिनको सबसे तेज आवाज आ रही है वो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, जिनके पास थोड़ी आवाज धीरे पहुंच रही है वह सेल बायोलॉजी का टेस्ट देंगे, और धीरे जिनके तक जो पीछे बैठे उनकी आवाज और धीरे पहुंच रही है वह चलो डेवलपमेंट बायोलॉजी का टेस्ट दो, और जिनके पास आवाज नहीं आ रही उनका एक डिफॉल्ट फिट होगा, चलो तुम जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दो। कोई आवाज नहीं पहुंच रही है वो बच्चे जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देंगे। पैटर्न फॉर्मेशन अब गैस्ट्रुलेशन के बाद की स्टेज है संदीप। अब हम गैस्ट्रुलेशन से आगे बढ़ चुके हैं, हम ऑर्गेनोजेनेसिस पर आ चुके हैं। क्योंकि मॉर्फोजेनेसिस कब होती है, मॉर्फोजेनेसिस किसके लिए चाहिए, ऑर्गन बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो नाउ गैस्ट्रुलेशन के बाद की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। चलो तो पहला पैटर्न समझते हैं, मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। सो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मॉर्फोजन होता क्या है। तो मॉर्फोजन कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है, सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है, सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है। अब ये मॉर्फोजन सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है। ज्यादातर मॉर्फोजन सेल के बाहर होते हैं, कुछ सेल्स के चारों तरफ मॉर्फोजन की अमाउंट ज्यादा होगी, कुछ सेल्स के चारों तरफ मॉर्फोजन की अमाउंट कम हो सकती है, और कुछ सेल्स के हिस्से में हो सकता है मॉर्फोजन बिल्कुल भी न आए। तो मॉर्फोजन क्या है, एक केमिकल स्टिमुलस या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो अपनी कंसंट्रेशन के आधार पर तय करता है, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है वो सेल ए में कन्वर्ट हो, जहां पर कम कंसंट्रेशन है वहां पर सेल बी में, और जहां पर ये बिल्कुल भी नहीं है इधर की तरफ इसका ग्रेडियंट बन रहा है, यहां पर बहुत ज्यादा है, यहां पर इसकी अमाउंट कम है, और सेल सी है, हो सकता है कि वो जहां पर ये मिला ही नहीं तो वह सी में कन्वर्ट हो गया, और वह साइटोप्लाज्मिक फैक्टर भी हो सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के लिए आपके पास ग्रेडियंट बनाने के लिए फिर सेल का क्या होना पड़ेगा, मल्टी न्यूक्लिएट होना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन जहां पर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट बन सकता है, क्योंकि सिंगल सेल के अंदर फिर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट संभव नहीं, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है, पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है तो वहां पर कोई मॉर्फोजन का ग्रेडियंट हो सकता है, यहां पर कोई मॉर्फोजन यहां पर बहुत ज्यादा है, ऐसे 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 चलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इधर की तरफ इस मॉर्फोजन की अमाउंट कम होती जा रही है। कौन सा मॉर्फोजन है, कौन बताएगा, जो सेल के अंदर है, जिसकी वजह से तय होगा कि आगे वाले कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे और पीछे वाले कौन से स्ट्रक्चर होंगे। कौन सा मॉर्फोजन है, कौन बताएगा, यस वेरी गुड, बाइक्वेड।
So it could be a cytoplasmic factor which makes a gradient, जो gradient बनाता है, gradient around multi nucleate या gradient in multinucleate cell. कोई मल्टीन्यूक्लिएट सेल है उसमें ग्रेडियंट बनाता है, एंटीरियर साइड में बाइकॉइड ज्यादा, पोस्टीरियर साइड में बाइकॉइड कम। और बहुत कम जगहों पर ऐसी स्थिति होती है कि सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो। ज्यादातर जगहों पर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और जब एक ही न्यूक्लियस है सेल के अंदर तो उस कंडीशन में फिर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट से कोई मतलब नहीं है, फिर उसके सराउंडिंग के अंदर ग्रेडियंट बनाया जाता है, फिर उनके सराउंडिंग में ग्रेडियंट बनाया जाता है, सराउंडिंग में ग्रेडियंट बनाया जाता है। यहां पर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ज्यादा हो सकता है, यहां पर कम हो सकता है, और यहां पर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। हाँ, बाइकॉर्ड मेरा भी फेवरेट है, कॉर्डल मेरा फेवरेट है, बाइकॉर्ड भी नहीं, इधर की तरफ वाला मेरा फेवरेट इधर वाला है, उसका डायग्राम भी बना लेता हूं। मेरा फेवरेट दुखती रग छेड़ ही दी है तो मेरा फेवरेट मैं इधर बना लेता हूं, और वह कौन सा है, कॉर्डल। और कॉर्डल का ग्रेडियंट कुछ इस तरीके का होता है, मेरा फेवरेट ही हो गया कॉर्डल। यहां पर है जो इधर इधर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलो, तो कॉर्डल का ग्रेडियंट पोस्टीरियर साइड में ज्यादा होता है, एंटीरियर साइड में कम होता है, तो बाइकॉर्ड उसका उल्टा होता है। तो यहां से बस सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जनरली सेल के बाहर होते हैं, जैसे इट कुड बी आ रेटिनोइक एसिड जो बाहर की तरफ इस तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। और भी कई सारे मॉर्फोजन है, जैसे WNT हो सकता है, सोनिक H हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, कई सारे और हैं, अभी हम देखेंगे। BMP हो सकता है ना, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे BMP हो सकता है, WNT7A हो सकता है, WNT हो सकता है, सिंपल सा इतना याद रखो। कई सारे और हम मॉर्फोजन पढ़ेंगे जो बाहर की तरफ होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। सोनिक H हो सकता है, ठीक है, SHH, जिनका ग्रेडियंट है, एक तरफ ये प्रोटीन ज्यादा है सराउंडिंग में, और दूसरी तरफ जाते जाते प्रोटीन है वह कम है। तो ज्यादातर मॉर्फोजन्स सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर मॉर्फोजन क्या होते हैं, सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत कम जगहों पर मॉर्फोजन साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर बाइकॉइड है, आपका नैनोज है, मेरा कॉर्डल है, आपका हंचबैक है, वो सारे सारे मॉर्फोजन का काम कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं ज्यादातर मॉर्फोजन सीक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने कहा कि ये सारे सेल एक कतार में अरेंज हो गए, सारे के सारे अरेंज हो गए, लाइन में अरेंज हो गए, और कोई एक सेल ए है वह मॉर्फोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। मॉर्फोजन को कौन सीक्रेट कर रहा है, कोई सेल ए। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स जहां से मॉर्फोजन प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंसंट्रेशन मॉर्फोजन की कम होती जा रही है। जो एक थ्रेशोल्ड लेवल 1 से ज्यादा जिन किसी को भी मॉर्फोजन बन रहा है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू अ सेल टाइप बी। जिनको थ्रेशोल्ड लेवल 2 से ज्यादा मॉर्फोजन मिल रहा है पर 1 से कम मिल रहा है, दे आर डिफरेंशिएटिंग इनटू अ सेल टाइप सी। और जिनमें थ्रेशोल्ड लेवल 2 से भी कम मिल रहा है, दे आर मूविंग टू अ डिफॉल्ट फेट, और डिफॉल्ट फेट में वह किस में करंट हो रहे हैं, सेल टाइप डी में। तो पैटर्न फॉर्मेशन के बाद अब यहां पर मॉर्फोजन ग्रेडियंट के आधार पर हो रहा है डिफरेंशिएशन।
सो सेल ए, कोई सेल ए है, वह सिक्रेट कर रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, वह सिक्रेट कर रहा है मॉर्फोजन को, वह क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है मॉर्फोजन को, सिक्रेट कर रहा है, जो तय करता है कि सेल विल कन्वर्ट इनटू आइदर बी और इक्विपोटेंट सेल विल कन्वर्ट टू सी और इट विल गेट कन्वर्ट टू डी। जहां पर हाई मिल रहा है, हाई मॉर्फोजन, वह कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों सेल टाइप बी में। जहां पर मॉडरेट अमाउंट में मिल रहा है मॉर्फोजन, वह कन्वर्ट हो रहा है सी सेल में। और जहां पर बहुत लो लेवल के अंदर मॉर्फोजन मिल रहा है, लो मॉर्फोजन मिल रहा है, वह कन्वर्ट हो रहा है डी के अंदर। ये बात समझ में आई कि सारे सेल कतार में खड़े तो हुए, अब वो कहां पर खड़े हैं उस हिसाब से तय हो रहा है कि वो बी सेल में कन्वर्ट होगा, सी सेल में कन्वर्ट होगा या डी सेल में कन्वर्ट होगा। अरे तन्मय, इटालियन फ्लैग कहां से आ गया बेटा? फ्रेंच फ्लैग है, कहां इटली में आ गए? आते चलो, आते हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए लेविस वोल्पर्ट ने फ्रेंच फ्लैग मॉडल दिया। ठीक है, क्या दिया? फ्रेंच फ्लैग मॉडल। कौन सा झंडा है फ्रांस का? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला है नीचे वाला? कौन सा झंडा फ्रांस का है? फिजिक्स वाला कहां से आ गया? अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला फिजिक्स वाला, यूं। सो पहला फ्रांस का है और दूसरा अमेरिका का है। ये अमेरिका का है, ठीक है, और ये फ्रांस का है। ठीक है, अब लेविस वोल्पर्ट ने मॉर्फोजन ग्रेडियंट को इस झंडे से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इनिशियली इस झंडे के सारे सेल इक्विपोटेंट है। इक्विपोटेंट का मतलब कि वह चाहे तो ब्लू कलर बना सकते हैं, चाहे तो व्हाइट कलर बना सकते हैं, चाहे तो रेड कलर बना सकते हैं। सारे सेल्स ने अपनी जगह ले ली है और सारे के सारे सेल्स इक्विपोटेंट है। सारे के सारे सेल कैसे हैं? इक्विपोटेंट। ऑल द सेल्स आर इक्विपोटेंट। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि झंडा बनाना है, और झंडे में कौन सा कलर वाला पोर्शन बनाना है ये अभी तय नहीं है, इसलिए सारे सेल्स ने अपनी जगह ले ली। सो सेल्स आर इक्विपोटेंट। दैट इज, इसका मतलब कैन फॉर्म ब्लू, व्हाइट और रेड स्ट्रिप। तीनों में से किसी भी तरीके की स्ट्रिप को ये बना सकते हैं। पर कहां के सेल ब्लू कलर की स्ट्रिप बनाएंगे, कहां पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनाएंगे और कहां पर रेड कलर की स्ट्रिप बनाएंगे? वह डिपेंड करता है मॉर्फोजन के ग्रेडियंट का। कि सपोज इस डंडे से, झंडे के डंडे से कोई मॉर्फोजन रिलीज हो रहा है, डंडे से कोई एक मॉर्फोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जो डंडे के जस्ट पास में सेल है उनको मॉर्फोजन की अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे इधर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे मॉर्फोजन की अमाउंट है वह कम होती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जिन सेल्स को सबसे ज्यादा मॉर्फोजन मिलेगा, मॉर्फोजन एक थ्रेशोल्ड लेवल 1 तक है,
तो वहां के सेल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे विल गेट कन्वर्ट, जो उनको हाई मॉर्फोजन मिल रहा है, दे विल गेट कन्वर्ट हुआ ब्लू कलर, वह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे विल गेट कन्वर्ट हुआ ब्लू कलर, एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा है। ऐसे सेल्स जिनमें थ्रेशोल्ड लेवल 1 से कम है पर थ्रेशोल्ड लेवल 2 से ज्यादा अमाउंट में, वह व्हाइट कलर के सेल में कन्वर्ट होंगे। और जिसमें थ्रेशोल्ड लेवल 2 है, यानी एक सीमित मात्रा से भी कम है, तो वहां के सेल फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसका नतीजा होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रेंच का फ्लैग। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेल को, अभी यहां के सेल, अभी इस डायग्राम के हिसाब से यहां के सेल्स हैं वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहां के सेल्स हैं वह रेड कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर दोस्तों यहां का कोई सेल जो रेड कलर में कन्वर्ट होना चाहिए, उसको पटक कर यहां पर रख दो तो क्या होगा? क्या वह रेड कलर ही बनाएगा या ब्लू कलर में कन्वर्ट हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर कोई, यस, इट विल गेट इनटू ब्लू, क्योंकि वो कैसे हैं, इक्विपोटेंट है। दे कैन फॉर्म ब्लू, व्हाइट और रेड स्ट्रिप, बट ओनली ऑफ फ्रेंच फ्लैग। जगह चाहे कितनी भी बदलो, वह अमेरिका का झंडा नहीं बनाएंगे। या तो ब्लू स्ट्रिप बना सकते हैं, व्हाइट स्ट्रिप बना सकते हैं, रेड स्ट्रिप बना सकते हैं। वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी लोकेशन कहां पर है। मॉर्फोजन ग्रेड सबसे ज्यादा मॉर्फोजन है वहां पर, इंटरमीडिएट मॉर्फोजन है वहां पर, या मॉर्फोजन की अमाउंट बहुत कम है उस जगह पर। चाहे कितना भी उनकी पोजीशन बदलो, वह कभी भी अमेरिका का झंडा नहीं बनाएंगे, क्योंकि तय किसके लिए है? तो दे आर कमिटेड फॉर फ्रेंच फ्लैग। सेम मॉर्फोजन से सेम मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट से अमेरिका का झंडा भी बनाया जा सकता है। यानी सेम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की सिग्नलिंग की वजह से हमारी फोर लिम्ब भी बनाई जा सकती है, हाथ भी बनाए जा सकते हैं और पांव भी बनाए जा सकते हैं। पर हाथ में कंधा बनेगा, बीच वाला हिस्सा बनेगा या अंगुलियां बनेगी, वह डिपेंड करेगा मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट के ऊपर। सपोज रेटिनोइक एसिड हो सकता है और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। या पांव है, उसमें फीमर या आगे वाला हिस्सा बनेगा टिबियोफ्यूला, या और आगे पांव की अंगुलियां बनेगी, वह भी मॉर्फोजन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। पर मैं यहां के जो पैटर्न वाले सेल है, इनकी पोजीशन में चाहे कितनी बदलू, कितना ही मॉर्फोजन की अमाउंट बनाऊं, पांव का हिस्सा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे कोई ना कोई हाथ का हिस्सा ही, क्योंकि ब्रॉड डिसीजन लिया जा चुका है कि भाई हाथ का कुछ बनाना है। और पांव के जो पैटर्न में सेल अरेंज्ड है, वो पांव का ही कुछ हिस्सा बनाएंगे। हां, पर कौन सा हिस्सा बनाएंगे वो डिपेंड कर रहा है मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट पर। ठीक है, तो सेम मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट से फ्रेंच फ्लैग स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं कोई कमिटेड सेल लीनिएज 1 में। तो जो कमिटेड लीनिएज 2 है, उसके अंदर अमेरिकन फ्लैग स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं। जहां पर हाई ग्रेडियंट हो वहां पर तारे बनेंगे और ऐसी स्ट्रिप बनेगी, और बाकी जहां लो ग्रेडियंट है, मॉडरेट है और लो ग्रेडियंट है, वहां पर सिर्फ स्ट्रिप बनेगी। मॉडरेट और लो अमाउंट है, यहां पर 3 चीजें बन रही थी, यहां पर 2 ही चीजें बन रही है। हाई अमाउंट के अंदर तारे और पट्टियां, लो अमाउंट के अंदर सिर्फ रेड कलर की स्ट्रिप्स, और मॉडरेट में भी स्ट्रिप। No, it is not having any relation with a size of organism.
simply a gradient is playing important role. So different tissues may use same gradient system, but they may respond to gradient in different ways. जैसे फ्रेंच फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग सेम ग्रेडियंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें भी डंडा है वो सेम सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका भी डंडा सेम सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, पर अमेरिका के झंडे के सेल अमेरिका के स्पेसिफिक पैटर्न बना रहे हैं और फ्रांस के जो सेल्स हैं वो फ्रांस के स्पेसिफिक कलर पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर बात समझ में आई तो चलो एक रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये यहां पर फ्रेंच फ्लैग के सेल्स हैं, उसके लिए स्पेसिफाइड है, और इधर की तरफ अमेरिकन फ्लैग के लिए स्पेसिफाइड है सेल्स। जहां पर हाई अमाउंट है वहां पर कुछ इस तरीके का अमाउंट बन रहा है, मॉडरेट अमाउंट में ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है, और लो अमाउंट में कुछ ऐसा हो रहा है। अब सपोज आपसे कहा जाए कि मैं यहां का कुछ ब्लू कलर का टुकड़ा अगर यहां उठा के पटक दूं तो आपको पता है कि वो रेड में कलर हो जाएगा, या यहां का यहां पटक दूं तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा, आप बता चुके हैं। पर इस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से कुछ टुकड़ा तोड़कर यहां पर लगा दूं और अमेरिका के झंडे का कुछ टुकड़ा उठाकर फ्रेंच के फ्लैग में डाल दूं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन करूं तो क्या होगा? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पांव के कुछ टुकड़े को, डिस्टिल टुकड़े को तोड़कर कंधे वाली जगह पर लगा दिया तो क्या होगा? क्या वह हाथ का हिस्सा बनाएगा या पांव का हिस्सा ही बनाएगा? यानी यहां पर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या ये स्ट्रक्चर अमेरिका का बनेगा? सिर्फ इसका आंसर दो मेरे पहले क्वेश्चन का कि इसको यहां से यहां पर ट्रांसप्लांट किया तो क्या ये अमेरिका का झंडा बनाएगा या फ्रांस का झंडा बनाएगा? किसका बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा अमेरिका का ही, क्योंकि ये तो तय हो चुका है, यहां के वाले सेल ये तय कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, अमेरिका का बनाएगा। बहुत अच्छी बात। अब अमेरिका का कौन सा है? जब यहां पर था तो अमेरिका का रेड स्ट्रिप वाला हिस्सा बना रहा था, क्योंकि वह लो मॉर्फोजन के ग्रेडियंट में था। यहां पर डालने पर क्या होगा? क्या यहां पर भी रेड कलर की अमेरिका की स्ट्रिप बनेगी या तारे बनेंगे? स्टार बनेंगे। अमेरिका का बनेगा, ये तो बात सही है, ये सही है, पर अमेरिका में भी क्या स्टार्स या स्ट्रिप्स? रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। क्या बनेगा? यस। क्यों? क्योंकि अब पहले ये उस स्थान पर था जहां पर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट कम मिल रहा था, इसलिए लाल सफेद पट्टियां बना रहा था। अब इसको पटक दिया है दूसरी मॉर्फोजेनिक फील्ड के अंदर, हाई मॉर्फोजन वाले एरिया में। बनाएगा अपनी मॉर्फोजेनिक फील्ड का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, पर कौन सा बनाएगा वो डिपेंड करेगा मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के ऊपर। अगर इसको यहीं पर ट्रांसप्लांट करते इस जगह पर तो रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप बनाता, और यहां के हिस्से को, इस वाले हिस्से को यहां पर पटक दे तो क्या बनेगा? तो क्या वह अब फ्रांस का झंडे का स्ट्रक्चर बनाएगा या अमेरिका का? क्या आंसर होगा अब? कि फ्रांस के झंडे का ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर बनाने वाले सेल थे उन सेल को उठाकर मैंने अमेरिका के पैटर्न वाले सेल के बीच में पटक दिया, तो किसका स्ट्रक्चर बनाएगा? आसपास में अमेरिका वाले सेल हैं पर लिया गया फ्रांस के सेल से। यस, इट विल फॉर्म, क्योंकि कहां से लिया उठाया हमने? फ्रांस का। पर फ्रांस से क्या बनाएगा? अगर वो अपनी जगह पर होता तो फ्रांस के ब्लू कलर वाले सेल बनाता, फ्रांस के झंडे के ब्लू कलर वाले सेल बनाता। अब वो फ्रांस का बनाएगा, ठीक है, पर कौन सा कलर बनाएगा? ब्लू बनाएगा, व्हाइट बनाएगा कि रेड बनाएगा? पैटर्न फॉर्मेशन के बाद यह तय किया जाता है
कि हाथ में कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है या पाँव में कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। यही देखो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से क्या हुआ है, नतीजा क्या हुआ कि अगर इस किस्से को उठाकर यहां पर पटका तो यहां पर क्या बना, अमेरिका के तारे, अमेरिका का झंडा का स्ट्रक्चर बना और अमेरिका का क्या बना, स्टार बन गया यहां पर। और यहां पर क्या बन गया, तो ये फ्रांस वाला हिस्सा बन गया, फ्रांस वाला हिस्सा बन गया। अगर बात समझ में आई, यानी इससे कंक्लूजन क्या था? हाँ, मॉर्फोजन सेम है, पर एक लिम्ब मॉर्फोजेनिक फील्ड है, फोर लिम्ब मॉर्फोजेनिक फील्ड है, और दूसरी हिंड लिम्ब मॉर्फोजेनिक फील्ड है। ठीक है, सो इससे क्या कि piece of tissue transplanted from one region of an embryo to another retain its identity, कि जगह बदलने के बाद भी फ्रांस के झंडे को अमेरिका में डालने पर बनाएगा वो फ्रांस का स्ट्रक्चर, या अमेरिका के झंडे के टुकड़े को फ्रांस में डालने पर वो बनाएगा अमेरिका के टुकड़े को ही। पर अमेरिका का कौन सा हिस्सा बनेगा, फ्रांस का कौन सा हिस्सा बनेगा, किसमें ये डिफरेंशिएट होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वह अब किस नए पोजीशन पर आया है। नए पोजीशन के ऊपर से हमारा मतलब है कि अब ये डिपेंड करेगा मॉर्फोजन ग्रेडियंट के ऊपर कि अब वो कहां पर आया, उसके आसपास मॉर्फोजन की मात्रा कितनी है। So Vaishnavi, in this reciprocal transplantation experiment, what has been done is that a portion of France flag is being transferred to the distal region of American flag, and what will happen is that when it has been transferred to this region, because the portion has been taken from a France flag, it will form some portion of France. But which portion of the France flag it is going to form? Since it is being placed in the low concentration, so it is going to form a red strip portion. So depends on morphogen. इसी चीज को समझने के लिए चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर एंटीना बनेगा या अपेंडेज, पांव बनेंगे। नहीं, ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का कोई खेल नहीं है यहां पर, अब डिफरेंशिएशन का खेल है तन्मय। और डिफरेंशिएशन किस आधार पर होगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो हो चुका है कि मुझे पांव बनाना, मुझे फ्रांस का झंडा बनाना है, मुझे अमेरिका का झंडा बनाना है, ये तो तय हो गया। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने मन में तो ठान ली है कि मुझे एंटीना का कुछ बनाना है या मुझे कुछ लेग का कुछ हिस्सा बनाना है। पर लेग का कौन सा हिस्सा, एंटीना का कौन सा हिस्सा, मतलब आपने तय तो कर ली कि जेआरएफ करना है, ये तय है, पर किस रैंक से करना है ये भी तय नहीं है। You're determined that you have to go and clear this exam, JRF, but you don't know. So it will depend on the gradient of your studies. कितनी पढ़ाई करोगे, क्या कितना दिमाग में चीजें डालोगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि ड्रोसोफिला का एंटीना, जिसमें आप इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई बात कर लेता हूं। वैसे एंटीना के अंदर ऐसा कर लेते हैं, एंटीना ऐसा बना लेते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान रहेगा। एंटीना के भी 3 पोर्शन हो गए, एंटीना ऐसा बना लिया हमने। क्या क्या पोर्शन हो गए, ये पेडिसल हिस्सा सबसे किनारे पर, फिर होता है फ्यूनिकुलस, और सबसे किनारे पर होता है ऐसे ब्रिस्टल जैसा, जिसे अरिस्टिया कहा जाता है। सो अरिस्टा, सो उसी तरीके से लेग में क्या होता है, तो हिस्सा जो ड्रोसोफिला के शरीर से जुड़ा होता है, दैट इज रेफर्ड टू कॉक्सा, फिर होता है फीमर, फिर होता है टीबिया, और फाइनली यहां पर होते हैं क्लॉस। यानी जहां मॉर्फोजन ज्यादा होगा उस जगह पर बनेगा या तो पेडिसल या बनेगा कॉक्सा। जहां पर मॉर्फोजन कम मिलेगा उस जगह पर या तो बनेगा फ्यूनिकुलस या बनेगा टीबिया। और
जहां पर मॉर्फोजन की अमाउंट बहुत कम होगी, वहां पर अगर वो एंटीना की मॉर्फोजेनिक फील्ड है तो वहां बनेगा अरिस्टा, और अगर वह लैक की मॉर्फोजेनिक फील्ड का स्ट्रक्चर है तो उसे बनेगा क्लॉ। चलो, तो ये तो तय हो चुका है ना कि हाथ बनाएंगे या एंटीना बनाएंगे या पांव बनाएंगे। तो अब वो वाला काम होना भी चाहिए। तो हाथ में क्या बनाना है, पांव में क्या स्ट्रक्चर बनाना है, एंटीना में कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, ये तय करता है कि वह किस पोजीशन पर मौजूद है। पोजिशनल क्लूज के आधार पर मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट तय करेगा, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट तय करेगा। ओके, जैसे दोस्तों मैं अगर आपसे कोई पूछे कि फीमर का यहां से लेग का टुकड़ा उठाकर यहां पर पटक दिया जाए तो अब क्या होगा, इस जगह पर उठाकर पटक दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या वो फीमर होगा या कुछ और होगा, इस जगह पर पटक दे तो टीबिया बना देगा। वेरी गुड। और फीमर का हिस्सा विद इन अ मॉर्फोजेनेटिक फील्ड हम बात करें, यहां पर ट्रांसप्लांट कर दे तो क्या बनेगा, आप क्लॉस बना देगा। बिल्कुल सौम्य, क्योंकि वी आर ट्रांसफरिंग विद इन अ मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, उसके अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का कोई हिस्सा दूसरे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे कि ये, तो फिर क्या होगा। इफ ड्रोसोफिला लेग सेगमेंट आर रिमूव्ड, लेग सेगमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द टीबिया, यहां से कुछ रीजन को इस जगह से कुछ हटाया और इसको प्लेस कर दिया गया उस जगह पर जहां पर फ्लाई का टिप होता है, अरिस्टिया होता है, उस जगह पर प्लेस कर दिया गया, इस जगह पर प्लेस कर दिया गया, तो क्या बनेगा। तो कुछ लोग अरिस्टा दे रहे हैं, कुछ लोग क्लॉज दे रहे हैं, 2 और 3 में झगड़ा है। अगर पेडिसिल का सेल यहां से यहां पर ट्रांसफर करते तो फिर क्या बनाता, जो भी अरिस्टा आंसर दे रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूं कि पेडिसिल का सेल यहां से यहां पर पटकते तो फिर क्या बनता, फिर अरिस्टा बनता, क्योंकि वह कौन से रीजन में है, कौन से रीजन में, ये लो कंसंट्रेशन है और ये हाई कंसंट्रेशन है मॉर्फोजन की। कंसंट्रेशन कैसी है मॉर्फोजन की, हाई कंसंट्रेशन इधर की तरफ है और लो कंसंट्रेशन इधर की तरफ, तो वह अरिस्टा बनाता। अब क्योंकि लिया लेग की फील्ड से है, इसलिए वो बनाएगा तो लेग का ही कुछ स्ट्रक्चर, इसको यहां ट्रांसप्लांट किया, बनाएगा तो कुछ लेग का ही स्ट्रक्चर। एंटीना का स्ट्रक्चर तो कैसे बना सकता है, क्योंकि आपने टुकड़ा कहां से लिया है, लेग से लिया है, बनाएगा लेग से ही कुछ, पर लेग से क्या बनाएगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि वो अब मॉर्फोजन के कैसे ग्रेडियंट पर है। तो अब हमने जो ट्रांसफर किया वो लो ग्रेडियंट में ट्रांसफर किया है, लो ग्रेडियंट में ट्रांसफर किया तो लो ग्रेडियंट में क्या बनता है, लेग का कौन सा हिस्सा बनता है, क्लॉज वाला हिस्सा बनता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉज। डायग्राम नहीं बना हुआ होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके रखा होगा कि वह सेल्स जो कि मॉर्फोजेनिक हाई मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट में होते हैं वह एंटीना या लेग के प्रॉक्सिमल हिस्सा बनाते हैं, और जो लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन की तरफ है, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, यहां तो हाई कंसंट्रेशन हो नहीं सकता, कोई सोर्स होगा वो इधर की तरफ ही होगा, डिस्टल हिस्से में लो मॉर्फोजन की अमाउंट होती है। सेम मॉर्फोजन ग्रेडियंट नहीं होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता बेटा। क्वेश्चन तभी बन सकता है जब सेम तरीके का मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट हो, नहीं तो क्वेश्चन ही क्यों बनाएगा। और हमेशा ग्रेडियंट क्या बनेगा,
वह या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा या मेंशन डायग्रामेटिकली होगा कि यहां पर सोर्स है और सोर्स से दूर जाते वजह से ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। ओके चलो वेरी गुड बच्चों। कुछ मॉर्फोजन के एग्जांपल जो ग्रेडियंट बना रहे हैं ना, इधर हाई से लो ऐसा ग्रेडियंट बनाते जा रहे हैं, कहीं पर कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा हो रही है, कहीं पर कंसंट्रेशन कम है, तो ये यानी कोई कोई सोर्स होगा और सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मॉर्फोजन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो मॉर्फोजन जो सोर्स होगा वहां पर मॉर्फोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, तो जस्ट उसके सोर्स के जस्ट पास में हाई कंसंट्रेशन होगी, फिर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होगी, मॉडरेट, और थोड़ा और आगे जाओगे तो कंसंट्रेशन बहुत लो होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। अब ये जो सोर्स है जो मॉर्फोजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सोर्स क्या क्या मॉर्फोजन की तरह क्या क्या काम कर सकते हैं जो हाई से लो की तरफ है। तो इट कुड बी लाइक रेटिनोइक एसिड, इट कुड बी लाइक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, दैट कुड बी WNT। ये बेसिकली हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट की एक्सिस डिटर्मिनेशन में और लिम्ब की एक्सिस डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वर्टिब्रेट का कौन सा हिस्सा हम कहेंगे डॉर्सल बनेगा, कौन सा वेंट्रल बनेगा, वर्टिब्रेट की बॉडी एक्सिस में कौन सा एंटीरियर बनेगा, कौन सा पोस्टीरियर बनेगा, कौन सा वेंट्रल बनेगा, कौन सा डॉर्सल बनेगा, और इवन लिम्ब के अंदर भी कौन सा प्रॉक्सिमल बनेगा, कौन सा डिस्टल बनेगा, कौन सा आपका वेंट्रल बनेगा, कौन सा डॉर्सल बनेगा, कौन सा एंटीरियर बनेगा, कौन सा पोस्टीरियर बनेगा, उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स रेटिनोइक एसिड, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, WNTs। इसी तरीके से लिम्ब के अंदर ही मीजोडर्म के अंदर बोन कहां पर बनेगी, क्योंकि हर जगह पर तो बोन नहीं होती, कुछ जगह मसल्स के लिए भी छोड़नी पड़ती है, और बोन्स के अंदर भी रेडियस और अल्ना अगर आपको बनाना तो बीच में खाली जगह भी छोड़नी पड़ेगी, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉर्फोजन का नाम ही है BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। और एग्जांपल कि वर्टिब्रेट की लिम्ब एक्सिस और उसकी डिजिट यानी अंगूठा किधर की तरफ बनेगा, छोटी अंगुली किधर की तरफ बनेगी, बीच वाली अंगुली कहां पर बनेगी, कोई ना कोई तो ग्रेडियंट होता होगा ना, अंगूठा इधर क्यों नहीं बना, छोटी अंगुली इधर क्यों बनी, है ना। तो इसके लिए भी कोई ना कोई एक ग्रेडियंट होगा जो इधर से इधर, इधर से इधर होगा, और यहां पर जो ग्रेडियंट है दैट इज बेसिकली द सोनिक हेजहॉग, यस SHH, जिसको आप बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्फोजेंस कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्यादातर सेल के बाहर होते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां मॉर्फोजेंस सेल के अंदर ही होंगे, वहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग मॉर्फोजन के ग्रेडियंट में होंगे, जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल्स के सराउंडिंग में मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन अलग अलग देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट भी हम ये पूरा बहुत डिटेल, लिम्ब का डेवलपमेंट बेटा बहुत डिटेल में पढ़ना, अभी तो सिर्फ इतना से याद रखना कि BMP इज एन एग्जांपल ऑफ मॉर्फोजन। मॉर्फोजन के एग्जांपल क्या क्या, अभी तो सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉर्फोजन के एग्जांपल क्या है, तो रेटिनोइक एसिड, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, WNT, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, सोनिक हेजहॉग। These are some of the examples of, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है, they are examples of morphogen। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, सभी चीजों को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी हो गई तन्मय, सब हो जाएगी, चिंता ही मत करो। अब हमने कहा पैटर्न फॉर्मेशन से होने के बाद डिफरेंशिएशन कि कहां पर क्या बनेगा, वह या तो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है या वह डिपेंड कर सकता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के आधार पर, या जिसको हम कह सकते हैं सीक्वेंशियल इंडक्शन के आधार पर। यहां पर क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल के ऊपर प्रभाव डालता है, या वन ग्रुप ऑफ सेल इट इन्फ्लुएंस अनदर ग्रुप ऑफ सेल कि तुम ऐसा करो।
जिसकी वजह से सेल उनकी बात मान भी लेते हैं और उनके हिसाब से वो फिर या तो डिवाइड करना शुरू करते हैं, शेप उनकी बदल जाती है, उनका फेट बदल जाता है। जैसे कि मैं जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो, और जो मेरे संपर्क के अंदर आ रहे हैं, जो मेरी बात मान रहे हैं, उनकी किस्मत बदल रही है या उनकी थोड़ी नॉलेज चेंज हो रही है, पढ़ने की रफ्तार में चेंज आ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इंडक्शन। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है क्योंकि वो अभी मेरी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो वो कोई डिफॉल्ट फेट में जाएंगे। सो यहां पर एक सेल या हम 4-5 टीचर मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ लोगों को अनदर ग्रुप ऑफ सेल को प्रभावित कर रहे हो, ऑब्वियसली सिग्नल को रिलीज कर या यानी पैराक्राइन मैनर के अंदर या जक्स्ट्राक्राइन मैनर के अंदर, तो इसे क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या सीक्वेंशियल इंडक्शन। सीक्वेंशियल इंडक्शन भी इसलिए का टर्म कि हो सकता है सेल ए ने कुछ सिग्नल रिलीज किया और बी को, तो बी कन्वर्ट हो गया, मान लो ये कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू, मान लो कि सेल टाइप बी वाला एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो बी ने और कुछ सिग्नल को रिलीज किया सी को, तो सी वाला कन्वर्ट हो गया वाई के अंदर, सी वाला वाई में कन्वर्ट हुआ तो वाई वाले ने और कुछ सिग्नल को रिलीज किया, और इस तरीके से सीक्वेंशियली एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरीके से सिग्नलिंग भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल इंडक्शन। सो इन्फ्लुएंस ऑफ वन सेल or a group of cells on adjacent cells or on adjacent cells, और उससे होगा क्या? adjacent cell और cells, और उससे होगा क्या? it will result in change in cell behavior, जैसे कि शेप में चेंज होना, माइटोटिक रेट में चेंज होना, उसकी किस्मत या उसकी फेट में बदलाव आना। हाँ, जैसे वी के अंदर ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको नॉलेज दिया, आपकी जेआरएफ हुई, आप टीचर हो गए, फिर आपने आगे किसी और को संदेश दिया, अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी भी जेआरएफ हो गई, नेट हो गई, वह अगली पीढ़ी आगे और किसी को सिग्नल दे रहे हैं, या आप मुझसे पढ़कर अपने रूममेट को पढ़ा रहे हैं, रूममेट आगे और किसी को पढ़ा रहा है, और इस तरीके से ये सीक्वेंशियल मैकेनिज्म चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेस कहलाता है जो है ना, इस सेल ने कुछ संदेश दिया सिक्रेट कर जिससे दूसरा सेल या ग्रुप ऑफ सेल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल सिक्रेट किया गया है उसे कहा जाता है इंड्यूसर्स। जो मॉलिक्यूल यहां पर ये सिक्रेट हुआ है, दिस मॉलिक्यूल विच इज बीइंग सिक्रेटेड, इट इज रेफर्ड टू एज इंड्यूसर। इसे क्या कहा गया? इंड्यूसर। और इस सेल को जो इंड्यूस कर रहा है उसे कहा जाएगा इंड्यूसिंग सेल। इंड्यूसिंग सेल जो या तो सिग्नल को सिक्रेट कर रहा है या जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही सिग्नल लगा हुआ है। अगर मेम्ब्रेन के ऊपर सिग्नल लगा हुआ है तो आप जानते हैं फिर सिग्नलिंग को हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, और अगर वो सिक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा सेल प्रभावित हो रहा है तो उसे पैराक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। तो इंड्यूसिंग सेल या तो पैराक्राइन सिग्नलिंग कर सकता है या वह जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कर सकता है। पर रिस्पांस तो तभी होगा है ना, जो भी सेल 1, 2 इनके ऊपर रिस्पांस तो तभी होगा जब सेल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंस मीन्स एबिलिटी टू, it means ability to respond, ability to respond against
इंडक्टिव सिग्नल। कि मैं खूब ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूं कि पढ़ लो रे, काम आएगा, जेआरएफ हो जाएगी आप लोगों की, पर ये मेरी बातें तभी काम करेगी जब आप कॉम्पिटेंट हो, मतलब आपके ऊपर रिसेप्टर हो जिससे आप मेरी बातें समझ सको। अगर आपने अपने कान बंद करके रखे हैं और म्यूजिक सुन रहे हो तो उस कंडीशन में फिर जो मैं चाहता हूं सिग्नल देकर वो काम नहीं हो पाएगा, कि देख तो मुझे रहे हो और गाने दूसरे सुन रहे हो। तो क्या होना चाहिए? रिसेप्टर मस्ट बी प्रेजेंट। है ना? तो जो भी सिग्नल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इंड्यूसर, रिसेप्टर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इंड्यूसर। इंड्यूसर के लिए रिसेप्टर नहीं है तो फिर जैसा हम रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें हैं इंडक्शन के अंदर, एक सेल प्रभावित करता है और दूसरा सेल जो उसके आस पड़ोस में होता है वो प्रभावित हो जाता है, और वो प्रभावित होने के बाद हो सकता है और अपने पड़ोसियों को प्रभावित करे। तो इसे कहा इंडक्शन। इंडक्शन और ग्रेडियंट में क्या फर्क है समझ में है ना? ग्रेडियंट में तो था मैंने एक साथ पूरी क्लास के अंदर सारे बच्चे बिठा दिए और बोलना शुरू किया, जिसको ज्यादा आवाज आई उन्होंने अलग काम किया, कम आवाज आई उसने अलग काम किया, और सबसे जहां आवाज नहीं पहुंची उन्होंने कुछ अलग काम किया। अब मैं कह रहा हूं मैंने फर्स्ट रो वालों को सिग्नल दिया कुछ, तो उन्होंने वापस अपनी गर्दन घुमाकर पीछे वाले बच्चों को कहा कि ऐसा ऐसा करो। सेकंड रो वालों को बात समझ में, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करना है, सर ने ये कहा है, वो अब थर्ड रो वाले बच्चों को बात कह रहे हैं कि ऐसा 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 कुछ करना। थर्ड रो वाले बच्चे वापस फोर्थ रो वालों को कह रहे हैं कि तुम ऐसा 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 कुछ करो। तो इसे क्या कहा गया हमें? इंडक्शन। और एक साथ मैं नहीं बोला, कुछ के पास तेजी से आवाज पहुंची, कुछ जगह मॉडरेट आवाज पूछी, कुछ जगहों पर धीरे आवाज पूछी, तो उसे हम कहेंगे कि वी आर यूजिंग अ मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं। सो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या सीक्वेंशियल इंडक्शन या मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट से पैटर्न फॉर्मेशन के बाद डिफरेंट तरीके के मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स होंगे। सीक्वेंशियल इंडक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, बहुत अच्छा एग्जांपल। अभी इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पर आप देखेंगे कि वेंट्रल साइड पे देयर आर सम सेल्स, उन सेल्स को नाम दिया है वेंट्रल साइड पर, P3 P सेल, P4 P सेल, P5 P सेल, P6 P सेल, P7 P सेल, P8 P सेल। अभी ये इक्विपोटेंट है, वल्वा का कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ नहीं हुआ तो उनका बाय डिफॉल्ट फेट क्या है? हाइपोडर्मिस बनाना। पर हाइपोडर्मिस के अलावा यानी कोई सिग्नल नहीं मिला, बहुत लो ग्रेडियंट में है या जहां इंडक्टिव सिग्नल नहीं पहुंच पाया, जिन तक बात ही नहीं पहुंच पाई, तो वो बाय डिफॉल्ट फेट में चले जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट फेट क्या होगा? हाइपोडर्मिस। अब यहां पर एक सेल है, यानी सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल दे कैन सीक्रेट अ सिग्नल। यहां पर एक सेल है जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, उस सेल का नाम है एंकर सेल। एंकर सेल एक सिग्नल मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है, और उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जो प्रोड्यूस कर रहा है उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम है लिन3। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीक्रेट हो रहा है, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम क्या है? लिन3। लिन3 डिफ्यूज हो रहा है, दूर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले
वह सेल लिन3 को पहचान पाएगा और रिस्पॉन्ड कर पाएगा जो उसके सबसे नजदीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से सबसे नजदीक कौन सा सेल है? P6P सेल। कौन सा सेल है? P6P सेल। पर वो उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके, इसलिए P6P सेल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट होने का मतलब उसके ऊपर रिसेप्टर होना जरूरी है। रिसेप्टर इनके ऊपर भी है, पर रिसेप्टर तो इनके ऊपर भी है, रिसेप्टर तो इनके ऊपर भी है, पर बेचारों को इनको सिग्नल मिल ही नहीं रहा है। कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। और आप देखेंगे कि कॉम्पिटेंट होने के लिए जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का नाम है कोई LAT23। उस रिसेप्टर का नाम क्या है? LAT23। जो P6P पर भी है, P3P पर भी है, P8P पर भी। पर जैसे ही मेरे फेवरेट स्टूडेंट तक, जो मेरे सबसे नजदीक था, उस तक मैंने ये मैसेज पहुंचाया, मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने पहचान भी लिया लिन3 को, क्योंकि उसके ऊपर क्या था? LAT23। और जैसे ही उसके पास सिग्नल मिला, सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, और उसने एक पड़ोसियों को, इससे पहले कि वो मेरी बात उसके दोनों पास वाले बच्चों तक जाती, उसने फटाफट रिस्पॉन्स किया और एक और बात भी डालनी शुरू कर दी कि सर ने ये कहा है। सर की बात भी पहुंच रही है उनके पास, पर उन्होंने ये सोचकर कि कहीं सर के फेवरेट स्टूडेंट का तमगा मेरे से न चला जाए, इसलिए कुछ और सिग्नल भी प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज lag2। कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस किया? lag2 नाम का। आगे पढ़ेंगे, उन्होंने सिग्नल 2। तो अब जो P5P है और P7P है, उनको सिग्नल 1 जब मिलेगा तो उसके साथ साथ उसको सिग्नल 2 भी मिलेगा। तो इन सेल को क्या मिल रहा है? सिग्नल 1, और सिग्नल 1 के साथ साथ कौन सा सिग्नल मिल रहा है? सिग्नल 2। इनको भी, इधर वाले सेल को भी क्या मिल रहा है? सिग्नल 1 भी मिल रहा है, सिग्नल 2 भी मिल रहा है। जबकि बीच वाले सेल को क्या मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ सिग्नल 1। जिसको सिर्फ सिग्नल 1 मिला, आगे चलकर देखेंगे कि वह प्राइमरी वल्वल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी वल्वल सेल में, जहां जो वल्वा की ओपनिंग बनाएंगे। वल्वा इज अ स्ट्रक्चर जहां से एग बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं सी एलिगेंस में। तो वल्वा की ओपनिंग या प्राइमरी वल्वल सेल बनाने का काम करेंगे ये, जिनको इंडक्टिव सिग्नल मिला, सबसे पहले इंडक्टिव सिग्नल मिला। और उसके पास वाले सेल, जिनको 2 इंडक्टिव सिग्नल मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट एंकर सेल से और दूसरा सीक्वेंशियल इंडक्शन की वजह से P6P वाले सेल से, जिनको सिग्नल 1 भी मिल रहा है और सिग्नल 2 भी मिल रहा है, ये वाला भी सेकेंडरी वल्वल सेल्स लीनिएज में कन्वर्ट होगा, ये भी सेकेंडरी वल्वल लीनिएज में कन्वर्ट होगा। और बेचारे इधर वाले, इनको तो कोई सिग्नल मिला ही नहीं, यानी P3P, P4P, P8P, इनको तो कोई इंडक्टिव सिग्नल मिल ही नहीं रहा है। तो ये इनका क्या होगा? तो डिफॉल्ट फेट होगा। हम कहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमेशा एक डिफॉल्ट फेट होता है। तो दे विल कन्वर्ट टू हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस के सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जिसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा यहां पर एम वल्वा फॉर्मेशन सी एलिगेंस पढ़ना नहीं था, यहां पर एम ये था कि एक एग्जांपल है जहां पर इंडक्टिव सिग्नल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक सेल दूसरे सेल को संदेश देता है, दूसरा सेल फिर पड़ोसियों को और सिग्नल देता है, और उसकी वजह से डिसाइड होता है कि प्राइमरी वल्वल सेल कौन बनेगा और सेकेंडरी वल्वल सेल कौन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। पैटर्न फॉर्मेशन के बाद या तो मॉर्फोजन का ग्रेडियंट रोल प्ले कर रहा है, या सीक्वेंशियल इंडक्शन देखने को मिल रहा है। अब चाहे मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट हो, चाहे सीक्वेंशियल इंडक्शन हो, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन, और अलग अलग तरीके के सेल्स अलग अलग तरीके से दिखने शुरू होंगे और आपस में वो ऑर्गेनाइज कर कर एक 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, और 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के फिनोमेनन को ही हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। इंडक्शन
तो मैं कर रहा हूं संदीप और कॉम्पिटेंट तुम हो। समझ में आई बात संदीप? मैं इंडक्शन कर रहा हूं एंड यू आर कॉम्पिटेंट, एंड रिस्पॉन्स, सिंस यू आर कॉम्पिटेंट सो रिस्पॉन्स मस्ट बी JRF। सो मॉर्फोजेनेसिस के लिए, हाँ, जो सोए हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। चलो, तो मॉर्फोजेनेसिस के लिए सेल का जिंदा रहना जरूरी है, सेल का डिवीजन होना जरूरी है, सेल का कमिटमेंट होना जरूरी है, सेल का डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, पैटर्न फॉर्मेशन होगा जिसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, और ये सारी चीजें होगी तो फिर उसके बाद देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ 3D स्ट्रक्चर। पर मॉर्फोजेनेसिस के लिए जितनी जरूरी ये बातें हैं उतनी ही जरूरी एक और फिनोमिनन भी है जिसका नाम है एपोप्टोसिस। हाँ, गुरु इज इंड्यूसर एंड शिष्य मस्ट बी कॉम्पिटेंट, देन डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। यस, है ना, टीचर मस्ट एक्ट एज अ गुड, must release a good inductive signal, and it is believed that a student must be competent enough, then a desired fruitful results can be obtained। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि जब कभी भी आपको किसी एक मूर्ति बनानी है किसी पत्थर से, तो मूर्ति तो आप तभी बता पाएंगे जब कुछ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको कुछ जगहों से सेल्स को हटाने भी तो पड़ेंगे। कुछ जगहों से सेल्स को जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक मूर्ति कैसे आएगी? तो मूर्ति, अगर आपको किसी तरीके की मूर्ति बनानी भी है तो कुछ सेल्स को आपको हटाने पड़ेंगे, कुछ सेल्स को यहां से। इससे अगर आपको कुछ शेप डिटरमाइन, इससे कुछ शेप अगर आपको लेकर आनी है, कुछ शेप को लेकर आनी है, तो जितना जरूरी डिफरेंशिएशन कराना है उतना ही जरूरी इन सेल्स को यहां से हटाना भी है, अनवांटेड सेल को यहां से हटाना भी है। तभी आप एक डिजायर्ड शेप का स्टैच्यू, मूर्ति, 3D फॉर्म बना सकते हैं। कोई बात नहीं, अब ले लेंगे ना। तो एपोप्टोसिस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉर्फोजेनेसिस में, और मॉर्फोजेनेसिस में डिवीजन, ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है श्वेता कि रेसिप्रोकल इंडक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। एंकर सेल से जो सबसे नजदीक होता है वह कन्वर्ट होता है प्राइमरी वल्वल सेल के अंदर, और प्राइमरी वल्वल सेल के पड़ोस में जो दो सेल होते हैं वह कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी वल्वल सेल के अंदर, और जिनको कोई सिग्नल नहीं हो पाता वह कन्वर्ट हो जाते हैं स्किन या हाइपोडर्मल सेल में। दैट्स इट, बस उससे ज्यादा में बिल्कुल याद नहीं रखना। ओके, तो कुछ सेल्स को हमें हटाना जरूरी है, क्योंकि सपोज अगर यहां अंगुलियों के बीच में से सेल नहीं हटते तो हमारा ऐसा हाथ फ्लैप की तरह ही होता, फिर तो हमारा हाथ भी ऐसे होता। पर अगर अंगुलियां बनानी है तो कुछ सेल्स को बीच में से आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप एक 3D शेप को ऑब्टेन कर सकते हो, नहीं तो फिर हमारी अंगुलियां से चिपकी भी होती, फ्लैट होती। ओके, तो थोड़ा सा बाकी सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं मॉर्फोजेनेसिस के लिए, कि सेल सर्वाइवल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल कमिटमेंट क्या होता है, सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन क्या होता है, पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, डक की तरह होते हैं, फिर हम बिल्ली की तरह होते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बिल्ली कैसे होते हैं? मैंने ध्यान दिया नहीं, डक के तो मेरे को ध्यान है। क्या बिल्ली के भी ऐसे होते हैं, चप्पू की तरह? अच्छा, ओके, आगे बात करें। तो एपोप्टोसिस क्या है उसको हम काफी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि दोस्तों, सेल
सेल डेथ दो तरीके से हो सकती है, एक एक्सीडेंटल सेल डेथ और दूसरी हो सकती है पीसीडी, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक्सीडेंटल सेल डेथ बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका डिजीज कंडीशन में होती है, ये किसी इंजरी की वजह से हो सकती है, ये कोई वायरस इंड्यूस हो सकती है, वायरस और बैक्टीरिया इंड्यूस हो सकती है, तो उसे कहा जाता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एंड एक्सीडेंटल सेल डेथ के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, दैट इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेक्रोसिस। इसे कहा जाता है नेक्रोसिस, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा सेल है बेचारा, वह इस तरीके से कोई सेल बेचारा छोटा सा सेल था, वह ऐसा फूलना शुरू हो जाता है और बेचारा फट जाता है, और फट जाता है तो उसके कंटेंट बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, और उसके कंटेंट बाहर की तरफ रिलीज होने पर आसपास वाले सेल भी आंसू बहाते हैं, दुख मनाते हैं। आसपास वाले सेल बेचारे, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे कहीं गिर गए तो कुछ सेल्स को इंजरी हुई तो आसपास वाले सेल भी तो सूज गए। कोई है क्या ऐसा, किसी का लगी तो नहीं किसी के, है ना। तो जैसे मैं चोट से गिर पड़ा, कुछ सेल्स बेचारे मर गए, पर उसके आसपास वाले सेल भी आंसू बहा रहे हैं, फूल गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। तो उस यानी वायरस अंदर घुसा, वायरस ने सेल को पोरस किया, सेल को फोड़ दिया, और उसकी वजह से आसपास वाले सारे सेल है वो भी दुख विलाप कर रहे हैं कि बेचारे का अभी तो कितना अच्छा सेल था, इसकी तो उम्र ही क्या थी, अभी कोई जाने का समय थोड़ी था, छोड़कर चला गया। बाकियों को भी, आस पड़ोस वालों को भी दुख दर्द होता है अगर एक्सीडेंटल सेल डेथ हो तो। लेकिन एक होता है दूसरा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो उम्र के साथ जा रहा है, तो लोग पूरा 100 साल के बाद कोई गया, ये प्रोग्राम्ड तरीके से, तो फिर तो लोग बैंड बाजे के साथ उसको लेकर जाते हैं, ये तो प्लान्ड है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ वापस दो तरीके की होगी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी दो तरीके से कराई जा सकती है दोस्तों। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हाँ रंजीत जैसे भले लोग, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो सकती है एपोप्टोसिस से, और हो सकती है ऑटोफैगी के तरीके से। तो दो मेजर तरीके हैं प्रोग्राम्ड तरीके, एक तो एपोप्टोसिस वाले और एक ऑटोफैगी वाले। ऑटोफैगी में सेल अपने खुद की ही चीजों को खाना शुरू कर लेता है, इतना सेल को भूख लग जाती है। मेनली ये स्ट्रेस कंडीशंस में ऐसा देखने को मिलता है। स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर स्ट्रेस हो गया, रिसाइकलिंग चीजों को करनी है, तो सेल अपने खुद के ही माइटोकॉन्ड्रिया को खाने लग जाए, अपने खुद की चीजों को डिग्रेड करना शुरू हो जाए, ताकि चीजें रिसाइकिल हो सके और बाकी सेल्स की मदद की जा सके, तो उसे ऑटोफैगी कहा जाएगा। पर हम जो पढ़ रहे हैं एपोप्टोसिस, दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आप मॉर्फोजेनेसिस भी करा सकते हैं। इस एपोप्टोसिस की वजह से सेल नंबर को बैलेंस में रख सकते हैं, कंट्रोल करा सकते हैं। ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ सेल्स को हटाया जा सकता है। बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है एपोप्टोसिस।
नहीं, फास्टिंग या स्टार्विंग के अंदर ऑटोफेगी नहीं होती, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, एपोप्टोसिस में भी हम आगे पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस के भी दो तरीके होते हैं। अब दोस्तों इतना डिटेल में तो हम, क्योंकि एपोप्टोसिस लास्ट में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ ये बात कर लें कि एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक तरीका है। एपोप्टोसिस के अंदर सेल है वह फूलने की बजाय श्रिंक करता है। ये कोई सेल है, वह फूलने की बजाय इस तरीके से श्रिंक करना शुरू करता है। वह ऐसे छोटा 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 होता जाता है बेचारा, ऐसे 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 मल्टी लोब्ड होता जाता है, श्रिंक होना शुरू होता है। सेल श्रिंक होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियस भी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, एपोप्टिक बॉडीज बनती है। मतलब कुल मिलाकर ये न्यूक्लियस है, वह न्यूक्लियस भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में न्यूक्लियस का भी फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर इस तरीके से छोटी छोटी और बॉडी बन गई, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इन्हें कहा जाता है एपोप्टिक बॉडीज। ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बन गए जिसमें कुछ न्यूक्लियस का टुकड़ा भी इनमें आ गया, एपोप्टिक बॉडीज बन जाती है। हाँ, उस दौरान फॉस्फोलिपिड बाहर की तरफ आ जाता है, या बाहर आ गया तो वापस अंदर नहीं जा पाता क्योंकि सेल मर चुका है, तो अंदर कैसे भेजें उसको। श्वेता ये नहीं कहेंगे कि फॉस्फोलिपिड जब सेल सरफेस पर आ जाए तो एपोप्टोसिस नहीं, एपोप्टोसिस होती है तो उस दौरान फॉस्फोलिपिड जो बाहर आया हुआ है वो अंदर नहीं जा सकता, है ना। तो एपोप्टोसिस के दौरान अपन इसको कंपैरेटिवली, आपको कोई मिसकंफ्यूजन ना हो, इसलिए सेल की साइज धीरे धीरे आपको छोटी करते जाना है। क्या करना है, सेल की साइज को स्मॉल करना है और फाइनली इतनी स्मॉल कर देना है कि अब उसको आसानी से कुछ सेल्स आकर खा सके। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे ये भूखड़ सेल। ये भूखड़ सेल कौन है, जो आकर इनको, आओ मैं खाऊंगा तुम्हें, तुम छोटे छोटे हो गए, आओ मैं तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हूं, आ गए हमारे। तो मैक्रोफेज, बड़े खूंखार सेल, खाने वाले सेल के, आओ तुम्हें मैं खाता हूं। यस, एपोप्टिक बॉडीज। एंड फाइनली यहां पर होता है क्लियरेंस बाय, देयर इज अ क्लियरेंस बाय मैक्रोफेज। इट इज इन अ प्रोग्राम्ड मैनर, ये होता है एक प्रोग्राम्ड तरीके से। Cells are removed, या more accurately, only unwanted cells are removed. Only unwanted cells are removed from specific location, specific locations. सिर्फ उनको हटाया जाता है। हाँ, एपोप्टोसिस में सेल में कुछ ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है के अंदर कि वह फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नो कंटेंट इज रिलीज्ड आउटसाइड, नो कंटेंट या नो साइटोसोलिक कंटेंट, नो साइटोसोलिक कंटेंट इज रिलीज्ड आउटसाइड। यानी आस पड़ोस वालों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो चुका, ऐसी कुछ घटना हो चुकी, और चुपचाप मैक्रोफेज जाएंगे, उसको खाकर चले जाएंगे। इस तरीके के प्रोग्राम्ड तरीके को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक क्लास पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी।